स्वागत है सभी का। आज क्लास 4 वीडियो है। क्लास पहले से पत्र चला आ रहा है। जैसा कि मैंने कहा था, आज क्लास 4 में पत्र समाप्त हो जाएगा और इसके बाद सार लेखन शुरू होगा। तो आज के जो चर्चा का विषय है वो है कार्यालय पत्र के विभिन्न प्रचलित रूपों की चर्चा पिछले वीडियो में हो चुकी है, क्लास 3 के वीडियो में। और कुछ ऐसे महत्वपूर्ण और थे जो रह गए थे, जैसे कि आज्ञा पत्र, प्रेस विज्ञप्ति, आरोप पत्र, प्रतिवेदन जैसे कुछ रह गए थे। तो उन चीज़ों की चर्चा होगी और महत्वपूर्ण भागों की चर्चा होगी और महत्वपूर्ण भागों के बहुत डिटेल में परिभाषा स्वरूप चर्चा होगी। और अंत में एक सरकारी कार्यालय पत्र होगा उदाहरण के रूप में। आप उसे पिछले वीडियो से मिलाइएगा निर्देशानुसार कि जैसे जैसा निर्देश दिया गया है कि उस अनुसार वो मिल रहा है। तो और 2-4 ऐसे पत्रों का अभ्यास कीजिएगा। और अंत में, क्योंकि चूँकि कोर्ट का ही है, तो कुछ ऐसे भारत सरकार ने मानक वाक्यांश और परिभाषिक शब्दावली दी है जो स्पेशली सरकारी कार्यालयों में ही प्रयोग होते हैं। उन सबों की चर्चा होगी और आज के वीडियो से पत्र समाप्त हो जाएगा। तो शुरू करते हैं। किसी आलेख के एक आदर्श रूप में निम्नलिखित भाग होते हैं। पहला शीर्षक यानी हेडिंग, पत्र संख्या, तिथि आदि, विषय, संबोधन, पत्र का मुख्य भाग, प्रसंग अथवा भूमिका, तथ्यों, कारणों तथा तर्कों का उल्लेखन, स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट, रीजन एंड आर्गुमेंट्स। निष्कर्ष। शीर्षक, पत्र कार्यालय का नाम, स्टेशन आदि के उल्लेख से प्रारंभ होता है। दूसरा, पत्र संख्या, तिथि आदि। प्रत्येक पत्र में पत्र संख्या, तिथि आदि का उल्लेख होना आवश्यक है। इसके न होने से प्रेषिती को और कभी कभी प्रेषक को भी बहुत कठिनाई होती है। पत्र संख्या और तिथि के उल्लेख में भिन्न भिन्न कार्यालयों में भिन्न भिन्न प्रथाएं हैं। सामान्यतः पत्र संख्या पत्र के शीर्ष पर अर्थात सर्वप्रथम तथा तिथि प्रेषिती के नाम और पद के उल्लेख के बाद लिखी जाती है। प्रेषिती यानी प्राप्तकर्ता, प्रेषित यानी भेजने वाला। विषय, प्रेषिती की सुविधा के हेतु पत्र का पूर्ण विवरण देने के पूर्व संक्षेप में पत्र का विषय दे देना उचित होता है। संबोधन, सभी कार्यालय पत्रों में संबोधन महोदय अथवा महोदया के रूप में होता है। अर्ध सरकारी पत्रों में प्रिय अथवा प्रियवर के रूप में होता है। इन सभी रूपों में संबोधन के पश्चात संबोधन के चिन्ह का प्रयोग होगा। प्रसंग अथवा भूमिका, संबोधन के पश्चात पत्र का मुख्य भाग आता है। यदि पत्र किसी दूसरे पत्र के उत्तर में लिखा जा रहा हो तो आलेखन में सदैव उक्त पत्र का निर्देश प्रारंभ से ही दे दिया जाता है, परंतु यदि पत्र विषय को प्रारंभ ही कर रहा हो तो विषय के प्रस्तावना स्वरूप आवश्यक टिप्पणी देकर पत्र को सीधा प्रारंभ किया जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं। अब जो पत्र कार्यालय पत्र महत्वपूर्ण प्रचलित रूप जो उसके है पिछले वीडियो में चर्चा हो चुकी थी, उसमें से कुछ बच गए थे जिनकी चर्चा नहीं हो पाई थी, तो उनकी चर्चा आज हो जाएगी। तो अभी शुरू करते हैं उसे। तो आज्ञा पत्र, जब सरकार अथवा विभागाध्यक्ष अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को कोई आदेश अथवा सूचना भेजते हैं तब वो आज्ञा पत्र के रूप में होती है। आज्ञा पत्र में पत्र संख्या तथा दिनांक का भी उल्लेख होता है और वह सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है। अंत में प्रेषक अधिकारी के नाम तथा पद का उल्लेख होता है। पत्र के शीर्ष पर भी प्रेषक अधिकारी के विभाग और पद का उल्लेख होता है। सूचनाओं, अब सूचना की बात करते हैं। नोटिस, सूचनाओं के प्रकाशन का उद्देश्य यह होता है कि उस विषय में रुचि रखने वाले समस्त व्यक्तियों को आवश्यक जानकारी प्राप्त हो जाए। सामान्यतः इन्हें समाचार पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है अथवा इश्तिहारों के रूप में सार्वजनिक स्थानों पर चिपका दिया जाता है या चिपकवा दिया जाता है। सूचना और अधिसूचना में आपको अंतर स्पष्ट होना चाहिए। ये आपसे प्रीवियस ईयर में भी पूछा जा चुका है, तो आप इसे अच्छे से ध्यान दीजिएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में उसका जिक्र कर दिया है, आप दोनों को अंतर समझ लीजिएगा। प्रेस विज्ञप्ति, जब किसी महत्वपूर्ण विषय अथवा जनसाधारण के लाभ के लिए किसी आदेश की सार्वजनिक सूचना देनी होती है तब
सरकार अथवा अन्य अधीनस्थ अधिकारीगण समय समय पर प्रेस विज्ञप्ति प्रसारित करते हैं। एक उदाहरण, क्योंकि आपके लिए थोड़ा नया होगा कुछ लोगों के लिए, एक उदाहरण मैं यहाँ पर देती हूँ। जैसे इंडोनेशिया की केंद्रीय जन सरकार को मान्यता दिए जाने के समाचार का विज्ञापन करने के लिए विदेश विभाग द्वारा प्रसारित प्रेस विज्ञप्ति। अब यहाँ ध्यान से उससे ध्यान दीजिएगा, यहाँ से बोल रहे हैं। यह विश्वास करके कि इंडोनेशिया की केंद्रीय जन सरकार को इंडोनेशिया के अधिकांश जन समुदाय का सहयोग प्राप्त है तथा इंडोनेशिया और भारत की जनता की परंपरा से चली आई हुई मैत्री को ध्यान में रखकर भारत सरकार ने जन सरकार को मान्यता प्रदान की है और भविष्य में दोनों देशों के बीच कूटनीतिक संबंध की वृद्धि तथा राजदूतों के आदान प्रदान की आशा है। तो आपको एक उदाहरण यहाँ पर मिल गया। अब आगे ई पत्र, इलेक्शन लेटर। ई पत्र या ऑनलाइन पत्र वस्तुतः पत्र का कोई नया प्रकार नहीं है, बल्कि यह एक प्रकार की सुविधा है जो आज के कंप्यूटर युगीन दौर में सामान्यतः अधिक प्रचलित है। किसी पत्र को कंप्यूटर इंटरनेट के माध्यम से प्रेषित तक पहुंचाना ही ई पत्र या ऑनलाइन पत्र कहलाता है। ऑनलाइन पत्रों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका ईमेल की होती है। ईमेल यानी इलेक्ट्रॉनिक मेल की बहु उपयोगिता के कारण इसका चलन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। किसी भी व्यक्ति का ईमेल पता एक ऐसा ऑनलाइन अकाउंट है जहां से वह पत्र सहित ढेरों सूचनाएं संग्रहित करता है तथा उन्हें दूसरों तक संप्रेषित करता है। देखिए, मैं ये बात आपको सीधे सीधे भी बोल सकती थी, आम भाषा में समझाने के लिए कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन चूँकि प्रीवियस ईयर में सीधे सीधे पूछा जाता है कि ये चीज़ें क्या होती है, जैसे कि मैंने पिछले में बताया भी है कि किस किस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो बहुत सारे एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, पीसीएस वगैरह बहुत सारे एग्ज़ाम में, बिहार के ही एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो मैं एग्जैक्ट एक्यूरेट बता रही हूँ ताकि कल को पूछा जाए तो आप एग्जैक्ट ये लाइन भी लिख दें तो आपको कोई बाधा नहीं होगी। द्रुत पत्र, एक्सप्रेस लेटर। द्रुत पत्र निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचकर तार के समान माना जाता है। वास्तव में यह तार एक वेव को बचाने की एक रीति है तथा तभी भेजा जाता है जब वह शीघ्रता करने की आवश्यकता होती है, परंतु इतनी अधिक नहीं कि तार की जरूरत पड़े। द्रुत पत्र यहाँ निर्देश करता है कि विषय पर तत्काल ध्यान दिया जाए। प्रतिवेदन, प्रतिवेदन रिपोर्ट शब्द अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का हिंदीकृत रूप है। रिपोर्ट शब्द सामान्यतः शिकायत के अर्थ में प्रचलित है। कोई भी व्यक्ति यदि नियम विरुद्ध कार्य करता है तो उसकी लिखित सूचना संबंधी अधिकारी को दी जाती है, जिसे रिपोर्ट कहने की परिपाटी है। प्रतिवेदन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, विवरणात्मक प्रतिवेदन और शिकायती प्रतिवेदन। विवरणात्मक प्रतिवेदन किसी कार्य, योजना, घटना अथवा स्थिति का प्रतिवेदन विवरणात्मक प्रतिवेदन कहलाता है। शिकायती प्रतिवेदन, जब कोई अधिकारी, कर्मचारी या सामान्य व्यक्ति नियम विरुद्ध कार्य करता है तो उसके विरुद्ध संबंधित अधिकारी को जो प्रतिवेदन दिया जाता है उसे शिकायती प्रतिवेदन कहा जाता है। अब एक अंतिम आरोप पत्र। जब कोई अधिकारी या कर्मचारी नियमों की अवहेलना करता है, कार्य को सुचारू रूप से नहीं करता है, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए वरिष्ठ अधिकारी द्वारा उससे जो पत्र दिया जाता है उसे आरोप पत्र यानी इंग्लिश में चार्जशीट कहते हैं। वरिष्ठ अधिकारी अपने अधीन अधिकारियों या कर्मचारियों को आरोप पत्र तभी दे सकता है जब उसके पास आरोपों के लिखित प्रमाण हो। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है कि जब तक लिखित प्रमाण नहीं होगा तब तक आरोप पत्र नहीं दे सकता कोई विशेष अधिकारी अपने अधीन अधिकारियों के प्रति। और यहाँ से ये समाप्त होता है। अब एक पत्र उदाहरण के रूप में यहाँ से मैं आप इसे प्रीवियस वीडियो क्लास 3 देखिएगा, जो उसमें निर्देश बताए गए हैं सरकारी कल्याण पत्रों के, और इसके वीडियो में उन सभी को मिलाइएगा और देखिएगा कि क्या सभी निर्देश का वो पालन अच्छे से हो रहा है। तो फिर आप वैसे 2-4 पत्र लिखकर खुद से ही अभ्यास कीजिएगा। और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली की जैसे हमने कहा था कि कुछ महत्वपूर्ण ऐसे सरकारी पत्रों में चीज़ों की कार्यालय पत्रों में चर्चा होती है, तो उन सभी के लिए भारत सरकार द्वारा मान्य
कुछ मानक वाक्यांश और कुछ परिभाषिक शब्दावली यहाँ पर दे रही हूँ, जिससे आप रिवीजन के तौर पे आप अभ्यास इससे कर लीजिएगा, आप पढ़ भी लीजिएगा। और मैं इसे शॉर्ट्स में भी दे दूँगी, आप इसे 2-3 बार देखिएगा, ये आपको रिवाइज हो जाएगा। अगली वीडियो में सार लेखन की चर्चा होगी, जो कि आपके सिलेबस में दिया गया है कि इसके बाद सार लेखन ही पढ़ना है। तो बिल्कुल एकदम सिलेबस के अनुसार ही चल रहा है। पहले पत्र लेखन हुआ, उसके बाद सार लेखन होगा। सार लेखन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप सार लेखन यानी संक्षेपण और सारांश में अंतर आपको समझना होगा। आप सार लेखन और सारांश में अंतर नहीं समझेंगे तो आपको थोड़ी थोड़ी त्रुटियाँ आपके नंबर को कम कर सकते हैं, क्योंकि ये हिंदी भाषा है। हिंदी भाषा में तो वैसे भी अगर आप शुद्धि के लेकर तो वर्तनी को लेकर बहुत नंबर कटते हैं, तो आप थोड़ी थोड़ी बातों का आपको ध्यान देना होता है। तो अगली वीडियो में बहुत ही डिटेल में चर्चा होगी कि संक्षेपण और सारांश में क्या अंतर होता है। संक्षेपण ही सार लेखन है, इन दोनों में क्या अंतर होता है और उनके लिखने के नियम क्या होते हैं। सार लेखन उनके नियम क्या होते हैं, उनकी महत्वपूर्ण परिभाषा क्या है और उसकी विशेषताएं क्या क्या है, और उसके कुछ महत्वपूर्ण परिभाषा जो महत्वपूर्ण आलोचकों ने दिए हैं वो देंगे। क्योंकि अगर कल को एग्जाम में सीधे सीधे पूछ दिया जाए तो आप इधर उधर से समझिएगा तो सही नहीं लिख पाइएगा। आप किसी आलोचक के लिखा हुआ लिखिएगा तो आप एक अच्छे नंबर के अधिकारी होंगे। नंबर से मेरा आशय अच्छे मार्क्स से था। और अंत में सार लेखन के एक उदाहरण भी मैं दूंगी, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि सार लेखन क्या होता है। और उसके बाद के जो विषय होगी वो निबंध की होगी। और निबंध ऐसा नहीं है कि मैट्रिक के जैसा होगा कि गाय पे जैसे लिख दिए थे, नहीं, वैसा नहीं होगा। बहुत डिटेल में चर्चा होगी। निबंध लिखने के नियम, निबंध की विशेषताएँ, निबंध की महत्वपूर्ण परिभाषाएँ होंगी कि, और उन सबों की चर्चा होने के बाद तो आपको कुछ दिनों में, मतलब कि 2 महीना में हिंदी लैंग्वेज जो कि है हिंदी भाषा और व्याकरण अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा, जैसे कि सिलेबस में दिया गया है। और उसके बाद जो होगा करंट अफेयर्स को कवर किया जाएगा। और आप एकदम पहले से ही वीडियो देखिएगा ताकि एक सिरा से जुड़ा रहे। और 2-3 बार वीडियो को अगर आप देख लीजिएगा ना, तो फरवरी तक एग्ज़ाम जाने का है, तब तक आपका बहुत अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। आप MCQ भी कीजिएगा, फैक्ट्स क्लियर है, MCQ आप कहीं से भी कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और फीडबैक जरूर दीजिएगा, वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है।